माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे साथी श्री मुलायम सिंह जी यादव और 8 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री मुलायम सिंह यादव एक लोकप्रिय जननेता एवं समाजवादी आंदोलन के अग्रणी प्रणेता थे। वे 7 कार्यकालों के लिए संसद सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा, उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं और 13वीं लोकसभा तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री मुलायम सिंह जी 3 कार्यकालों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। श्री मुलायम सिंह यादव ने वरिष्ठ सांसदगण, सबसे पहले मैं आदरणीय सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये सुखद अवसर है कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। आदरणीय सभापति जी, आप तो झुंझुनू से आते हैं। झुंझुनू वीरों की भूमि है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जिसने देश की सेवा में अग्रिम भूमिका न निभाई हो। और ये भी सोने में सुहागा है कि आप स्वयं भी सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। तो किसान के पुत्र
और सैनिक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैं देखता हूं कि आप में किसान और जवान दोनों समाहित हैं। मैं आपकी अध्यक्षता में इस सदन से सभी देशवासियों को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से देश के आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं। आज संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से ही नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर
स्कूल जाते थे। गांव, गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे।
और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के आज उच्च आसन ग्रहण करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बहुत गर्मजोशी व आत्मीयता से आपका अभिनंदन। सदन के इतिहास में इस आसन पर बैठने वालों का गौरवपूर्ण इतिहास है। अपने अपने तरीके से सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सबका महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से कुछ लोग संसदीय बैकग्राउंड से थे, कुछ संसदीय जीवन के बाहर से भी आए, पर आपको पब्लिक और पार्लियामेंट्री लाइफ दोनों का विस्तृत अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपके जीवन के बारे में बताया। आप साधारण किसान परिवार में जन्मे, स्कूल की आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद तरह तरह के संघर्ष व कठिनाइयों के बीच अपनी प्रतिभा के बल आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वहां से प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर से विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की। फिर लॉ की डिग्री आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से ली। इसके बाद जिला स्तर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबे समय तक वकालत की, यानी ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक लीगल सिस्टम का भी लंबा और समृद्ध अनुभव आपको है। फिर आप विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। आप केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जहां संसदीय मंत्रालय का कामकाज आपने संभाला। इसके बाद राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। इस तरह गांव के परिवेश से निकलकर लीगल और संसदीय क्षेत्रों का लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बधाई। ऐसा मानता हूं कि आपके रिच एक्सपीरियंस के साथ लंबा सार्वजनिक जीवन आपको इस सदन के संचालन एवं माननीय सदस्यों के संरक्षक जैसी चैलेंजिंग भूमिका का बहुत बेहतर ढंग से निर्वाह में मदद करेगा। आपके सौम्य स्वभाव और व्यवहार कुशलता के संदर्भ में हिंदी मुहावरे को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोने पे सुहागा जैसी बात है। सदन के कामकाज में हम सबका सहयोग आपको हमेशा मिलेगा। आपको पुनः बधाई व शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition. माननीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों और अपनी ओर से मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी आपने 11 अगस्त 2022 को संभाल ली थी। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपको बधाई दे चुका हूं, लेकिन अपर हाउस में सभापति के रूप में आपके स्वागत का मौका हमें आज मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आपके कामकाज के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हमें बताए और बहुत कुछ रोशनी उन्होंने डाली। मैं वो फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है।
आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संसद के पास संविधान संशोधन का भी अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद बनती है। कोई अकेला सदन खुद में पूर्ण नहीं है। संविधान के दायरे में दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार आपको है। हमारी संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को चेंबर ऑफ आइडियाज या विचारों का सदन कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों की राजनीतिक तस्वीर यहाँ नजर आती है। शुरुआत से ही संसदीय क्षेत्र के तमाम दिग्गज यहाँ की शोभा बढ़ाते रहे हैं। राज्यसभा ने भारतीय लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को मजबूती दी है। अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र होने के बाद भी यहाँ सबका लक्ष्य देश की तरक्की और उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और सभी यही चाहते हैं जनता के सवालों पर गंभीर चर्चा हो और समस्याओं का समाधान निकालें। आपको सभा के दोनों पक्षों की हालत, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों और भावनाओं की जानकारी है। जैसे संसद 2 सदनों के मिलकर बनती है, उसी तरह लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 पहियों पर चलता है। दोनों का अपना महत्व है। इसीलिए तो लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र यशस्वी बनाया जा सकता है। बाबा साहब ने संसद की कार्यवाही को असरदार बनाने के लिए दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय के गठन की बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया। 1953 में बजट सत्र के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। आज जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो हमें बहुत कुछ बातें याद आ रही हैं। विपक्ष के लोग संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि उनके अनुभव
और तरक्कों में ताकत रहती है, लेकिन समस्या ये है कि इनकी जगह नंबरों की गिनती होती है, ना कि विचारों के बारे में सोचा जाता है। एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि हाउस की सिटिंग्स कम होने के कारण जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। गरीबों, दबे कुचले और SC/ST किसानों और अत्याचार के शिकार महिलाओं की हालत पर ढंग से बातें नहीं रख पाते और बिल्स भी बहुत जल्दबाजी में पास होते। पहले जहां संसद में साल के 100 दिनों से ज़्यादा चलती थी, अब 60 से 70 दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन हमारी आबादी, अपेक्षाएं और समस्याएं बड़ी है। पिछले एक दशक का आंकड़ा देखें तो 2012 में संसद की सबसे ज़्यादा 74 सिटिंग्स हुई थी। इसके बाद 2016 में 72 सिटिंग्स हुई। हाउस में सिटिंग्स बढ़ेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में चर्चा के दिन बढ़ेंगे। सभापति जी, आप तो कानून के जानकार हैं। आप इसे अच्छी तरह समझें कि कानून अगर जल्दबाजी में बनते हैं तो उनमें खामियां होते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी टीका टिप्पणी भी हम पे होती रहती है। कई जजेसों ने भी ये काम किया है, उनका सही तात्पर्य नहीं निकलता और ऐसे कानूनों की क्वालिटी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां करता है। ये हमारी संसद की प्रणाली की सेहत और इमेज को ठीक नहीं लगता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्स को ठीक से एग्जामिन करने के काम को सेलेक्ट, जॉइंट और निचले सदन में स्टैंडिंग कमेटी इस विभाग संबंधी संसदीय समिति को ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए और बिल्स को इन समितियों में भेजे जाए, वहाँ इन पर विस्तार से चर्चा हो। राज्यसभा का यही मुख्य काम भी है। मैं इस संदर्भ में 13 मई 1952 में हुई राज्यसभा की पहली बैठक में सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी की कही इस बात को जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए सेकंड चेंबर की ज़रूरत है। इसीलिए इसके अध्यक्ष भी अब आप ये सेकंड चेंबर के बने। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए।
धन्यवाद। Shri Derek O'Brien. Okay. Just now I have informed the Secretary. Okay. First of all, on behalf of our party, All India Trinamool Congress, I extend warmest felicitations to Your Honor for being elected as the Honorable Vice President of India, as well as taking over the charge of the Honorable Chairman of this august House. For the past 4 years, we have experienced your style of functioning when you were the Honorable Governor of West Bengal. And personally speaking, I got the opportunity to exchange a few letters with you on some legal and constitutional issues, wherefrom I could understand that my friends who used to tell me that this governor is a constitutional expert and a legal luminary, I could find from the expressions made by Your Honor in those communications, actually that belief was further strengthened. Now that Your Honor has taken over the charge of this august House, we submit to Your Honor with all grace that from now on, we believe, हिंदी में तो कहावत है कि आप आए तो बाहर आए, so we will expect that with your elevation to this position will help strengthen the conducive atmosphere of this august House, and both the Treasury benches and the opposition bench will get adequate opportunity in the deliberations to be made on various issues, bills, etc. Now, I have some suggestions to make for your kind consideration. हमने देखा कि लोकसभा में कुछ बिल, कुछ मुद्दा बहुत देर तक चर्चा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि हम राज्यसभा में उतना समय हम लोगों को मिलता नहीं है, जो कि जरूरी मुद्दा है देश के लिए, वो मुद्दा को जरा ज़्यादा समय तक होना चाहिए। खास करके जो छोटे पार्टी है उनको 2-3 मिनट समय मिलता है। हम भी कभी कभी कुर्सी में बैठते हैं एज वाइस चेयरमैन। दिस टाइम ऑल्सो यू हैव मेड मी वन ऑफ द वाइस चेयरमैन इन द पैनल। सो छोटे पार्टी के लिए बहुत दर्द होता है, महसूस करता हूं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए समय, नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा का रिलेशन, वो लोकसभा बने रहेगी, राज्यसभा पर लोकसभा ना बने, ये हमारा आशंका है। जिस तरह समय कम होते जा रहा है धीरे धीरे, मैंने पिछले 11 साल में देखा, तो इसको मेरा आपसे निवेदन है मेरा। दूसरा, जैसे कि हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया कि स्क्रूटिनी ऑफ द बिल्स, that is very important by the standing committees and at times by the select committee also. This is my second suggestion. And the third suggestion, because it is required for better legislation, unless the bills are scrutinized properly, either by the standing committee or by the select committee at times, then mere discussion will not be helpful. Our party's further suggestion is that we require one short duration discussion or calling attention, either or, every week, per week. Half an hour discussion or the short duration discussion or calling attention. And there is rule 267, which is very sparely adhered to for reasons not known to us, but there was time.
we have experienced that on greater issues, national issues, discussion on under Rule 267 was allowed very frequently. My only suggestion would be that at least per session, one issue under 267 may be taken up. Yes. This is my suggestion. And the opposition voice, in a democracy as we know, the voice of dissent is also to be listened. Otherwise, the concept of or the idea of participating in democracy will be a futile exercise. With these words, I wish you all the best for the coming years. Thank you, sir. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, I bestow upon you my profound wishes profusely on behalf of the DMK party on your assuming the chairman of the second chamber in the parliament. Sir, when our party leader and Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has met you to congratulate you on your having been elected as the Vice President, you have expressed your wishes how to run the House, and he has assured you that DMK will extend its fullest cooperation in running a smooth House. And I stand by his words, sir, and I assure you again on behalf of the members of my party here that we will ensure that we will cooperate in all the ways for a smooth running of the Parliament. Sir, you are the 14th Vice President of the largest democracy in the world. Nowhere in any other democracy does this system exist. By virtue of being the Vice President, you are a part of the executive. And as per the Constitution, you are the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and by that, you are a part of the Parliament. So you wear two caps. You have dual capacity. You are a Vice President and part of executive, and you are part of the Parliament. Sir, everyone knows very well that you are an expert in the Constitution. You are thorough with the Constitution. For your legal track record is a very good example of that. And now we know, sir, during the intercession period, after you have won the elections, every day you were here in the Parliament, attending the office, and now we are sure that you are thorough with the rules of the procedures and rules of conduct in the Rajya Sabha. Sir, we expect a lot from you. We expect you to be impartial. The opposition parties should have the equal share as that of the treasury benches, and the numbers of the members in the House should not decide the quality of the debate. Sir, I have met you twice at your residence and yesterday in the BSc. And both the three occasions have made me to realize, which was very consoling, that you have very great concern for the smaller parties in the Parliament. The nominated members, the independent members, and members who represent the smaller numbers in the party. Their party may be bigger outside, but their numbers will be lesser here. So you said that time should be distributed to all of them, and that was a great consolation to all of us, because we were suffering all these days only because of that. Sir, we hope that the coming days would be very bright. Sir, India is the largest democracy, and the Parliament is the debating forum. And you asked me when I met you first, what is the way to avoid members to come into the well of the House? So you have inferred rightly what is happening here than what should not. So I told you very simply, if we are heard, we won't be compelled to come to the well of the House. Beautiful. Members of the Parliament come here to voice the people, their issues, their concerns. And we are not, when we are not heard or when we are not led to speak, we have to resort to democratic process of coming to the well. That has happened for years together. So, sir, I think whenever we have an issue and we raise to say something
if we are hurt for a minute or two, automatically we will cool down since we have let out our feelings. Sir, we have very much hope upon you, sir. And I should say that Maya Angelou, when Mr. Clinton took his office, what she said, the great African-American poet said, sir, with the grace of you, look upon the country, look upon our faces, and simply with hope say, good morning. Every new year dawns with a hope that the next year will be very prosperous. So every day dawns that the day will be very bright. And I wish you good morning every day, sir. And you also, please, wish us good morning. Not only that, ensure us that the Parliament will be very productive in the coming days. And we are very hopeful. And once again, sir, I assure you that DMK will extend its fullest cooperation. Thank you very much. Honorable former Prime Minister Shri S.D. Devgowda. So you want to sit and speak? Sit down and talk. Respected Chairman, sir, I am the only one single member in this House. What the bitter experience from last 20 years, it is very difficult to get an opportunity to speak. The decision made by both the houses, a single member cannot take more than 2 to 3 minutes. That is a bitter experience I had either in this house or in the other house. Sir, being a farmer, coming from the rural area, I used to take a lot of time on the subject of farming community, on the subject of rural development. But unfortunately, the time fixed only 2 to 3 minutes. This is the bitter experience I have got. May I humbly request you, sir, whenever these issues are going to come, the experience I have got, only 2 to 3 minutes, that should be reconsidered when a subject belongs to the rural India or the farming community. Any development thing, I don't want to take unnecessary time of the House. This is only request I would like to make to the Honorable Chairman and the Vice President of India. With these words, I once again thank you very much, sir. If you allow me to speak few minutes more on the issue of farming community and also rural development. This is a humble request, Mr. Vice President and the Chairman of this House. Shri Raghav Chadha. सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफ़र, जीवन का सफ़र एक बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके इस सदन में आया हूं।
और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का, और जो प्यार, जो स्नेह, जो वार्मथ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पे कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर द एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज्यादा मौका देता है, उसे ज्यादा इंटरवेंशंस देता है, उसके 0 आवर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं, और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Those whom I love and respect, they suffer the most. Dr. Sasmit Patra. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घड़ी में जब हम आपको स्वागत कर रहे हैं, मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और ये आश्वासन के साथ करते हैं मान्यवर कि जो लक्ष्मण रेखाएं हैं हमारी संसदीय विधि व्यवस्था की, वह लक्ष्मण रेखाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कभी लांघने का कोई स्कोप नहीं दिया। और हमेशा से एक चीज हम सबको भी कहा है कि भी जब भी संसद में जाओ, मर्यादाओं की रक्षा करो और संसद उचित तरह से चल सके, इसका पूरा कोशिश करो। तो ये अवसर मैं लेना चाहता हूं मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में, बीजू जनता दल इस सदन में जो गरिमा है, उस गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय नेता श्री नवीन पटनायक जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है, उसके साथ हम इस सदन को स्मूथली और सुचारू रूप से चलाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं ये अवसर लेना चाहता हूं ये कहने के लिए that you are a distinguished man of law who is presiding on the highest house of lawmaking. And as the distinguished man of law presiding over the house of lawmaking, आपकी जो rich experience है, जो vibrancy है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने आपकी इंटेलेक्ट के बारे में कहा, मैं आपके विशाल हृदय के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। मान्यवर, कुछ ही दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ सदन में आया था और सदन बंद था तो उनको घुमाने लेके आया था, और जब मैं घुमान लेके आया यहां पर तो मुझे सुनने में आया कि आप चेंबर में हैं, आए हुए हैं। स्वाभाविक तौर से आप अध्यक्ष हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, प्रोटोकॉल लिया जाता है और उसके बाद आपसे मिला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा आपसे मैं मिला 1-2 बार, मुझे लगा कि नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक स्लिप भेजता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, क्या मुझे 30 सेकंड आपके मिल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना विशाल हृदय है कि आपने सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, आपका दिल का हृदय खोला, पूरे परिवार को अंदर बुलाया, चाय पिलाई, गपशप करी और मेरे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया। यह बताता है कि किस तरह से आपका हृदय, आपकी सोच सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए है, और आपके जो विश्वास है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सदन को और आगे लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रतिबिंब है। मान्यवर,
आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शांत होकर सुन रहा था। आपने कहा दैट व्हेनेवर देयर इज एनी मैटर, आई विल फर्स्ट लुक टू द ऑपोजिशन, then I'll look to the government, and then again I'll look to the opposition. That shows the strength, that shows your commitment, that shows your vision of running the house, sir. I thank you for that. मान्यवर, आखिरी बात कहूंगा, ये सदर्न काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम उड़ीसा से आते हैं और कई ऐसे विषय होते हैं जो कि सदन में स्टेट्स के बारे में चर्चा होती है। मान्यवर, जब प्राइवेट मेंबर्स की तरह हम लोग आते हैं, हमारे जीरो आवर आते हैं, हमारे स्पेशल मेंशंस आते हैं, कई बार एडजर्न हो जाता है, धुल जाता है मान्यवर। तो एक अपेक्षा यह है कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता बिल्स पे चर्चा करने के लिए, तो ये जो जीरो आवर्स रहते हैं, स्पेशल मेंशंस रहते हैं, अगर इसमें कोई प्रावधान आप करें जिससे कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट से चल के आती हैं इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी आवाज को और रख सके, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सोच है उस सोच को और गरिमा देगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा, उड़िया में दो शब्द कहूंगा कि आपन को अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक अभिनंदन, आमर समस्त शुभेच्छा आपण सहित रही, आपण सहित रहिबो, आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं, आपके साथ हमारा अभिनंदन है और हम आशा करते हैं आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री रामदास अठावले। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, उनका नाम है धनखड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़, इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड़। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन, हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं। इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहाँ चैलेंज था, वहाँ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है, इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है, मतलब वहाँ अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है, सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं, देश का एक वो राज्य है और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में और मैं शिरडी में मैं हार गया, लेकिन मैं
हार गया, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं, मैं घूमता रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त हैं, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त हैं और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त हैं। मैं सब बीजेपी के साथ मैं आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं इसलिए आया हूं कि मुझे शिरडी में हारा गया, मुझे मंत्री ने बनाया, फिर मैं उधर क्या करूं। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है, सारा प्रकाश, मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है। मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, किसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूं। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी आप मंत्री कैसे हैं? तो मैंने बोला माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ, मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है। नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी सभी पार्टी है और मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं आपको, हाँ, आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ। अगर आप मुझे ज़्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा। तो ठीक बात है, तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूंगा और आप एक अनुभव है, तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए। इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए मैं, मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूंगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर के केशव राव। Thank you very much, sir. First of all, without risking the reputation, I would share the sentiments expressed by all my colleagues regarding your personality and the challenges that this House is going to perhaps throw at you. The little experience that I had yesterday with you, interface, in the BSc, assures me that things are going to be very peaceful and very normal. This I say, repeating, of course, what my honorable colleague said. You would look to the opposition first, to the ruling party, no doubt, because they have to respond, then go back to the opposition. This fulfills the very spirit of parliamentary democracy. We had the other day, yesterday morning, we had an all-party meeting. The total brunt of the discussion was this parliament should represent the voice of the opposition. This came from the TMC. I would rather say it is not opposition, but voice of the people, the sufferers, the people who are suffering. So everybody must get some chance to speak. And the answer to that was time management. Sir, I would not take much time, but except tell you, this is nothing but time management. Rules are rules, but some have to be kept by the spirit and some by their word. And I tell you, you might be an expert in constitution, which you are. We would not like to tell it, but always the rules of the constitution is not going to pay at all in deliberations like this. We need to understand the mood of the people, the spirit of their saying, and also the needs, because we are not at crossroads, we are at crossroads. Total things are crossed. So things require entirely different light. Sir, as far as the last sentence, I would say, there seems to be a big discussion yesterday morning and also yesterday evening with you on the small parties. Sir, we are small parties, no doubt, but in relative term. Small is a very relative term. But what I am concerned is about the union territories, northeastern states, where membership is only one. This is not small party, it is all the party. So they need, it is a council of states.
if the state is not represented in the Council of States, there cannot be greater perplexing paradox than that. So we need to see in the small parties, we forget about them. We need to look to them from an entirely different angle because they need to be represented in this House. With these words, I tell you, sir, your wisdom and yesterday's your professorial talk to us on the constitutional ethos give us, reassure us. And I tell you, while sharing all the sentiments, I say it was understated because you deserve more than that. Thank you very much. Shri Premchand Gupta. आदरणीय सभापति महोदय, संसदीय लोकतंत्र के इस गरिमामयी पद पर आप आसीन हुए, इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान जी, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति और इस सभा के अध्यक्ष के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में बहुत ही सुचारू रूप से ये सदन चलेगा, ऐसी पूरी आशा है। श्रीमान जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से हैं, आपने बड़े संघर्ष किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पिछले 35 साल से जानता हूं। श्रीमान जी, मैंने आपका वो सफ़र देखा है कि आप किस प्रकार से आपने सभी बाधाओं को पार करते हुए और अपने लक्ष्य को हासिल किया। आप एक ट्रू कर्मयोगी हैं। आप श्रीमान जी, आप बहुत बड़े एक कानून के ज्ञाता हैं। आप यंगेस्ट स्टेज में आप देश के सबसे उच्चतम न्यायालय के आप सीनियर काउंसिल अपॉइंट हुए थे। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और श्रीमान जी, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम कि आप आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल और नेशनल आर्बिट्रेशन में आपकी बड़ी भारी एक्सपर्टाइज है। श्रीमान जी, ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में इस गरिमामयी सदन का बहुत ही सुचारू रूप से संचालन होगा और हम सब लोगों को बात करने का, बोलने का मौका मिलेगा। इसके साथ एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। श्री इलामारम करीम। बटन वो दबाया, लाइट ये जल रही है। Honorable Chairman, on behalf of Communist Party of India Marxists, I welcome the chairman post. Sir, as a well-experienced parliamentarian, I hope you can uphold the glorious past of our parliament. Our nation is defined as a union of states by the Constitution. Each member represents each state. The principles of Constitution, such as federalism, secularism, democracy, and social justice, are to be protected. If these principles are undermined, it may affect the unity of our nation. I hope, under your leadership, upper house of our parliament will discharge its duties, strictly honoring the Constitution principles and rules of business. I am very proud to welcome you, sir, because you are coming from a farming community who are the annadatas of this country. Legislation is the prime duty of Parliament, so continuous disruption should be avoided. When I met you personally, you requested the functioning
of the House should not be disrupted. I agree with you. But for that, the legislation process should be undertaken through a democratic process, strictly through democratic process. People's burning issues are to be reflected in the House. For that, ample opportunity should be obtained for the members. Debates on different issues will be done here in a healthy manner. Important bills should be referred to standing committees or select committees for scrutiny, which are nowadays not happening in this House. Nowadays, it is very unfortunate that Parliament's scrutiny is neglected. Sir, I hope you can uphold the concept of the Constitution and principles of democracy. And the number is only the issue here, sir. Whether large number or small number, every group and party and individuals are to be respected and should be given opportunity to raise their reasonable issues in this House. I also request the Honorable Chairman of the House and the ruling bench, please cooperate with the Chairman and don't try to deface our Honorable Chairman. Thanking you, sir. Shri Ramnath Thakur. मैं अपने दल जनता दल यू हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दो बातों की तरफ आपसे निवेदन के तौर पर रखना चाहता हूं। छोटे छोटे दलों को आप जिस तरह आप गरीब परिवार से आए हैं, किसान के रूप में, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, जब आपके यहाँ गरीब मुवक्किल आते रहे होंगे तो उनके प्रति जो आपकी हमदर्दी रहती होगी, उस हमदर्दी को रखते हुए आप छोटे छोटे दल के लोगों को अधिक समय देकर आप गौरवान्वित करने का अनुभव प्राप्त करेंगे, यह आपसे मेरा निवेदन है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे पास था तुझ तक ले आया हूं। देख देख दामन छोड़ के न जाना तू, याद रहे हम सब की, यही कहने आया हूं। धन्यवाद। डॉक्टर थंबिदुरई। Honorable Chairman, Vanakkam sir. On behalf of ADMK party and my General Secretary Edapadi Palaniswamy, I congratulate you to occupy this highest position, sir. Sir, you know very well, as Prime Minister said, so many eminent persons served in the House, still serving eminent persons in the upper house. You are seeing the photograph opposite Dr. Radhakrishnan. He's a great philosopher and occupied that position which you are occupying now. Therefore, you are an eminent person and also is served as a minister in the 9th Loksabha. My association with you at that time where I also served the 9th Loksabha, as a minister you performed very well. Not only in the Lok Sabha, at the same time as a minister, you visited the Rajya Sabha also. There it is not a new thing you. Sir, and also as I said, sir, eminent persons means, always I remember our Tamil Nadu great leader, Parent Anna, who occupied this house and gave many lectures here, many speeches also. Same way, my leader, Madam Amma Jayalalitha also served in the same Rajya Sabha. Therefore, we are also on the opportunity to serve here under your leadership and your guidance, sir. As our honourable member said,
This house is a part of the parliament, I accept that. At the same time, it represents the Council of States. Most of the members representing from various states, they have come over here, not only pass many legislation, and also they protect the states' rights, federalism. The federalism is the most concept. This is the House represents that, sir. And also, sir, as others said about you, you are coming from an agriculture family and also became an eminent lawyer and also served as Med Minister also. Therefore, you know very well about the sentiment of the House. As other members said, sometimes may be small number here, sometimes may large number also. In the politics, it may change. Therefore, small numbers cannot be treated as small members because people are always with the small members also in the high level. That is the position in democracy. Therefore, as others requested, we have to give them more time to others. And also one representation I want to make is humbly to make to you, sir. When you were calling for life, I also served as a presiding officer nearly 15 years in the Loksabha. As Deputy Speaker Loksabha panel of chairman, I served there 15 years. When I was presiding over, at that time we are taking the numbers of when allocating the time for the various political parties. At that time we have to call the small party, different numbers we have to take, sir. Here what is happening? Single member is called at the same time, 4 members we are also part at the same time. It is calling, it's not correct, sir. Then I request you, the numbers has to take it. The Lok Sabha we have to take first numbers only. That according to that we are calling. But here the system is different. I request you please to consider it. And also, sir, I am having very affectionate with you. And I hope that on behalf of my ADM party, I will be supporting you. And once again, I congratulate you on behalf of my ADMK party and of my General Secretary, palanivel. Thank you very much, sir. Shri Praful Patel. महोदय, मेरे सभी साथियों के माईक. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मराठीमध्ये मी माझे विचार मांडू इच्छितो. आता अभी थोड़ी देर बाद मराठी में क्या लिख के दो, उसके बाद करेंगे. चले. भर्तृहरि महताब जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, देंगे आपको मौका, देंगे. प्लीज बैठिए, मौका देंगे आपको. भर्तृहरि महताब जी, भर्तृहरि लिख के दो. हाँ, देंगे मौका. ऐसे खड़े हो गए तो कोई मौका नहीं मिलेगा. भर्तृहरि महताब जी, नो, मैं आपको मौका दूंगा. आप भर्तृहरि महताब जी के बाद. ओके, please. Sir, as per section 21.5 of revamped operational guideline of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, perils like hailstorm, inundation, landslide, cloudburst, natural fire due to lightning have been included under risk scenario of localized calamity. However, section 21.5.10 loss to crops like paddy, sugarcane, jute and mesta due to inundation are not included as they are considered hydrophilic crops. This provision is not rational as longer duration of inundation, especially at critical growth stage, definitely affects the yield of the crop. Because of such exclusion, the paddy growing farmers who account for more than 95% of the insured farmers are deprived of the benefits of the PM Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. As the matter has been discussed during 6th National Level Monitoring Committee meeting, I urge upon the government to make appropriate changes in the operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. आपको मैं दूंगा मौका, प्लीज बैठ जाइए. आपको मैंने बोल दिया, सदन से व्यवस्था दी, दूंगा मौका. आप सुनिए. धर्मवीर सिंह जी.
मेरी लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग है खान्य जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, दादरी के साथ और नारनौल के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में वहां मजदूर काम करता है माइनिंग के अंदर, लेकिन हर रोज बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। तो ईएसआई हॉस्पिटल जहां या तीनों जगह जो क्षेत्र भिवानी जिले में, दादरी में और नारनौल में पड़ते हैं, वहां पर तीनों जगह ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाए जाए। थैंक यू। श्री गणेश सिंह जी। रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। यद्यपि यह योजना बहुत विलंब से चल रही है, किसानों की जमीन का अभी तक पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिला। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा से तुर्की, सतना, नागौर, देवेंद्रनगर, पन्ना तक का मार्ग आता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेल बोर्ड ने 2010 में किया था, उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 469 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई है। जबकि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदन पत्र, 1153 लोगों की नौकरी दी जा चुकी है। शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया। मेरे लोकसभा में लगाए गए अतारांकित प्रश्न का उत्तर 171 11 नवंबर 19 को दिया, जिनमें किसानों को भूमि अधिग्रहण की गई जमीन आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया। वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों के बच्चे भटक रहे हैं, उनको नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही। एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। यह न्याय उचित नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत आने वाले सभी जो किसानों के हितग्राहियों की जमीन ली गई है, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। धन्यवाद। लाल सिंह बिसेन। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूरसंचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत देश डिजिटल इंडिया की अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल इंडिया, आइडिया, जियो आदि कंपनियों के मोबाइल टावर लगे हैं, जिनमें कवरेज की काफ़ी समस्या है। विशेषकर बीएसएनएल की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं। संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी के बालाघाट जिले में एवं सिवनी में ग्रामों एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत समस्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण ग्रामीण जनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से टावर बंद रह रहे हैं, साल भर तक इनकी कोई देखरेख नहीं हो रही, सुधारा नहीं जा रहा है। मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस पर संज्ञान न लिया जाना उचित नहीं है। जहां टावर प्रारंभ होते हैं वहां भी कवरेज और डाटा की गति कम होने से अत्यधिक समस्या बनी है। नेटवर्क बंद रहने और डाटा गति कम रहने से बैंकों के काम, छात्रों की पढ़ाई, नौकरी पेशा व्यक्ति और पंचायत कार्य, सोसाइटी में राशन वितरण कार्य आदि डिजिटल हो चुके हैं, प्रभावित होते हैं। भारत सरकार डिजिटल इंडिया की अवधारणा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक और जहां 5G के दौर में आ गए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल पुरानी 2G और 3G की गति में है। नगरीय क्षेत्रों का भी यही हाल है। इसके पूर्व भी मेरे द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया था। मैं पुनः सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बीएसएनएल की व्यवस्थाएं सुधारे जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बंद सभी टावरों को तत्काल प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या काफी कम है, उनको भी पूर्ति करने का कष्ट करेंगे। डी रवि कुमार। Respected Speaker Sir, I would like to bring your kind attention on a very important issue. Despite caste-based discrimination being outlawed in every sphere of life, burial grounds and crematoriums continue to be segregated on the lines of caste. Multiple judgments of the Madras High Court have addressed the issue and directed the caste-based burial grounds and crematorium be abolished. As early as 2008, Justice Chandru had ruled against caste-based burial grounds, and as recently as in 2021 and 22, the same has been reiterated
the cases of B. Kalaichelvi and others versus the district collector of Kallakurichi, and the Muthusamy and others versus B. Venila and others, respectively. Yet, this practice continues to be abound in most parts of the country. In light of the current situation, I request that a nationwide policy for government burial grounds and crematoriums be created and implemented. Article 14 of the Indian Constitution protects the right Mr. to Baluji, equality. you are member of the ruling party. Viषय of the state. Sir, I state request, subject. Okay. I request the union government to formulate a policy. This right to equality. The ruling party member of parliament. Yeah. It is prevailing in all over the country, sir. In 2014. आपने सब्जेक्ट लिखा तमिलनाडु का. Sir, आप सब्जेक्ट लिखते पूरे देश का. In 2014, the Karnataka state government have 2022 policy and no 14. Yeah, Okay. 2014 Karnataka. T.N. Prasapan. They T.N. Prasapan. Okay. Yes. Okay, T.N. Prasapan, no? Yes. Yes. Sir, Honorable Speaker, sir. The widening and development project of NH66 in Kerala has been progressing. I have some important concerns of people from project location to convey in front of Honorable Minister Nitin Gadkari ji and Ministry of Road Transport and Highways. There is genuine concern of people in Chavakad regarding proposed underpass facilities in Mullathara Manathana in Guruvayur Assembly constituency. The proposed project plan has a vehicle underpass of just 25 meter width. It is not practical in a place like Manathana, which is highly populated. Considering the importance of pilgrim Sundays like Manathana Juma Masjid, which is one of the oldest in the country, and very famous Guruvayur Sri Krishna Temple and Palayur Church, which is one of the oldest churches in India. This region shall be provided more convenient project plan. A flyover with pillar and wider underpass shall be provided in Mullathara Junction. Otherwise, tourists coming to the beach tourism hub of Trichur Chavakad beach, students around this area and merchants will have to suffer without a proper passage between Mullathara and I would like to make three similar requests to the ministry. An underpass shall be provided in Mandalangun Center facing existing PWD roads. Just sir, please. And Edamutam Center in Valapad Grama Panchayat also, we need a provision for an underpass to connect with the service roads. And there shall be a provision for crossing as well as service road in front of the Edakanur Juma Masjid. I kindly request to the ministry to consider this demands. I will submit a detailed process regarding this. Thank you, sir. Raj Konita, no, please. Thank you very much, Speaker sir. Thank you very much, Speaker sir. The coastal Panchayat of Kasaragod. एक मिनट माननीय सदस्य, मेरी उदारता है कि मैं आपको देखकर पढ़ के बोलने की इजाजत दे रहा हूं, नहीं तो इसकी भी परमिशन मुझसे लेना पड़ता है. Thank you very much, Speaker sir. The coastal Panchayat of Kasaragod Loksabha constituency, namely Valyaparamba and Padanna of Kasaragod district and Ramandali, Madai and Matul Panchayats of Kannur district currently fall under the coastal regulation zone. Due to the Coastal Management Act, many poor families are unable to build dwelling houses on their own land in coastal zone. And around 1,000 constructed houses and institutions have not been assigned building numbers by the authorities concerned. As per the Coastal Regulation Zone Notification of 2019,
the central government has set the non-development zone from the baseline of the islands, causing distress to thousands of coastal residents of Valyaparamba, Padanda in Kasaragod district, Ramandali and Madai, Matul village panchayats of Kannur district, who are caught in the entanglement of the CRZ law. In the year 2021, the central government converted 175 panchayats into urban panchayats, and recently in the month of September 2022, the government has issued an order to convert further 66 panchayats into urban panchayats. But it is unfortunate that the above mentioned panchayats in my constituency are not included in any of the exempted lists. Sir, hence I request the Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change to take necessary steps to exempt the above mentioned panchayats of the Kasaragod constituency from the coastal regulation zone. Thank you very much, sir. श्री ईबी ईडन जी, मैं सदन का पहला दिन है, मैं सभी माननीय सदस्यों से ये आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सदन चले, मर्यादा से चले, हम इनकी अच्छी परंपराओं का पालन करें। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, पर जो आपने बनाई है वर्षों तक जिसकी परंपराएं, मर्यादाएं, उसका पालन करें और सदन चलना चाहिए। सदन में सबको बोलने का अवसर मिलता है। मैं नहीं सोचता कि कभी किसी ने ये शिकायत की हो कि उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन इस परंपराओं को कायम रखें। मैं अमर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि जब कोई मेंबर बोल रहा हो ना, तब बीच में मार्शल को मत बुलाओ, क्योंकि मेंबर के सामने आप बुलाएंगे मार्शल, मेंबर्स और बोलने वालों के बीच में कोई नहीं जाना चाहिए। ये अच्छी परंपराएं बनाई है यहाँ पर सदन में, इन सब परंपराओं को अपन पालन करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र की इतनी मर्यादा रहे, मेरा ऐसा व्यक्तिगत आग्रह है सबसे। श्री ईबी डन जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, I am raising a major concern regarding the fishermen community of Kerala in Vizhinjam, where the international seaport was awarded in 2015. The International Vizhinjam Seaport Limited was floated in 2015. Sir, for the last 140 days, the fishermen community of Vizhinjam have been on a huge agitation, mainly because their life and livelihood have been destroyed by the construction of the seaport, which is done by a private group called Adani. Sir, the seaport construction is going on, and in the northern side there has been huge sea erosion, and 300 families have been living in a cement godown for the last 4 years. Sir, this particular fishermen community have contributed their land ages before for the development of the Vikram Sarabhai Space Research Center, the church, the Bishop House, the cemetery, everything was demolished for the development of such a huge organization, national important organization. So, sir, the development, the agenda the state government is raising, the allegation the state government is raising is that the fishermen community is against the development of the port, which is not right, sir. They have been in touch, and they have given all the support for the development of the port, but the fishermen community's life and livelihood is being disturbed. Sir, a central package should be announced for the rehabilitation. 5,500 rupees was the only amount which was sanctioned for giving rent, sir. Sir, the agitation is over yesterday, but the demands are genuine, which is not yet sorted out by the state government. I would like the central government also to declare a package, because this is a very important port. And sir, a scientific committee has to be taken place. A scientific committee has to be declared where the interest of the local fishermen, the sea erosion, etc., should be studied, sir. Sir, the state government was saying that they would give the Adani CSR fund for the rent, sir, which is not acceptable, sir. Sir, this is a very genuine demand. The central government. श्रीमती चिंता अनुराधा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तेजी से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेजी से देश के संसाधन सिकुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ खेती की जमीन सीमित है, आवास की जमीन सीमित है, जल के संसाधन सीमित है,
बेरोजगारी बढ़ेगी, रहने की समस्या बढ़ेगी। इसीलिए मेरा ध्यान माननीय गृह मंत्री से है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई परामर्श करके कानून बनाया जाए। पूर्व में भी इस बात की मांग रही है। अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Today, I would like to bring to your kind attention an important issue relating to women, sir. Sir, many women experience menstrual disorder and may even suffer from illness related to menstruation, including endometriosis and ovarian cysts, which can disrupt their everyday tasks and cause significant workplace stress, sir, which has been a common ailment in today's life due to many factors. In such a scenario, paid leaves in form of menstrual leaves ensure that women have direct pathways to rest when they need it most, be more productive at work, and as a result find it easier to remain in the labor market. They also encourage more equality by accommodating female workers' biological demands much as maternity leave does. Therefore, through you, I request the Minister of Health and Family Welfare to enforce a 2-day menstrual leave per month for the public and private sectors, which can be taken by employees at their discretion. Acknowledging menstruation as a real need outside of sick leave that warrants being directly addressed in the workplace is long overdue. Doing so will ensure an equitable approach that is bound to open up more job opportunities for women, leading to greater gender diversity in our workforce. Thank you, sir. श्री महेश साहू। सर आपणक जरिया बारंबार जातीय राजपथ 55 संपर्क में आलोचना पर्यालोचना कला परे मध्य अद्यावधि रास्तार उन्नति मंगुली ठारू संबलपुर पर्यंत रास्ता मरामती न होगा फल अद्यावधि 21 जनकर मृत्यु घटिलानी एवं संपृक्त मंत्री महोदय ए बाबद आलोचना पर्यालोचना करी परामर्श देइथिले मध्य अनेक 2022 शेष सुधा शेष हम, अनेक 2023 सुधा शेष हम, 2024 सुधा शेष हम। ए परिप्रेक्षी आपण जरिया केंद्र सरकार को निवेदन करने चाहे ए जातीय राजपथर मरामती एवं निर्माण कार्य केबे सुधा सठिक भाव ठीक हे ए बाबद बारंबार आंदोलन धारणा शांतिपूर्ण धारणा कौन प्रकार अर्थनैतिक अवरोध बारंबार कलापर ए बाबद कौन नजर दि जाऊ नहीं। मु आपण जरिया निवेदन करने चाहे केंद्र सरकार ए बाबद ठोस पदक्षेप ननेले परिस्थिति भविष्य में अनेक जटिल होबार संभावना अच्छी ए दृष्टिकोण आपन को मु अनुरोध करुछि। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सीतापुर उत्तर प्रदेश में आता है। उसमें एक रेलवे ऊपरगामी सेतु की हमने मांग की थी माननीय रेल मंत्री जी से। ये हमारे सीतापुर गोला मार्ग पर 51A क्रॉसिंग पर एक ऊपरगामी सेतु की आवश्यकता है। संपार फाटक है वहाँ पर, वहाँ पूरे दिन जाम लगा रहता है। 24 घंटे में 42 से 45 गाड़ियों का आवागमन होता है और शहर के मध्य में वो हमारी रेल लाइन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करें और आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के माननीय मंत्री जी को पत्र भी दिया था और उन्होंने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है। क्योंकि माननीय सदन में मंत्री जी बैठे हैं, उनका फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस भयंकर समस्या का निदान करने के लिए आप निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे और ऊपरगामी सेतु के निर्माण के लिए आप अपना निर्देश प्रदान करेंगे। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। Yes, sir. Sir, in this country, lack of employees provident fund pensioners agitating against the enhancement of the EPFO pension. So, they went Honorable High Court, Kerala. After that, they went Honorable Supreme Court. Recently, Supreme Court had given a verdict, but the Supreme Court direction is not implemented by EPFO organization. They are diverting again and again and denied the EPFO pension for the lack of employees, pensioners employees. So I would like to urge upon the government through you, sir,
whatever Supreme Court verdict, even Supreme Court verdict also partially favor of the employees, not fully favor of the pensioners. But at the same time, EPFO pensioners are no any other option. Honorable Supreme Court verdict is final. So whatever Supreme Court verdict, that should be implemented immediately. This was the legal fight. Years and years, the poor employees, EPFO employees, fighting in the court. Finally, Supreme Court has given a verdict. But at the same time, the government is still, EPFO organization, EPFO is still diverting, and also they are finding the way to not implement the Supreme Court verdict. Correct. So that's why I would like to request the government to immediately intervene, Ministry of Labour, immediately intervene, and the justice should be done for EPFO. श्री भागीरथ चौधरी जी, एसोसिएट अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे शून्यकाल में अविलंबीय लोक महत्व के मामले में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, किशोर अजमेर एयरपोर्ट से फ्लाइटों का संचालन अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुआ था और उड़ान योजना के तहत किशोर एयरपोर्ट से देश के 6 शहरों जिसमें स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद एवं मुंबई तथा स्टार एयरलाइन द्वारा इंदौर एवं सूरत की फ्लाइट का संचालन किया जा रहा था। लेकिन स्पाइस जेट एयरलाइन ने उक्त सभी शहरों के लिए अपनी उड़ानों को तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए गत 31 अगस्त 2022 से बंद कर दिया है, जिससे प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता नया एयरपोर्ट आज बंद होने के कगार पर है। अध्यक्ष महोदय जी, पिछले वर्ष सर्दियों में किशनगढ़ एयरपोर्ट से जहां रोजाना 5 से 6 फ्लाइट चल रही थी, लेकिन अब रोज एक फ्लाइट के संचालन को लेकर भी असमंजस है। वहीं दूसरी ओर भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा जारी विंटर समय सारिणी में भी किशनगढ़ एयरपोर्ट से नवीन हवाई संचालन नहीं दिए जाने से स्थिति विकट हो गई है। अब केवल मात्र किशनगढ़ एयरपोर्ट से स्टार एयरलाइन की उक्त 2 उड़ानों का संचालन सप्ताह में औसतन 2-2 दिन ही हो रहा है। मान्यवर स्पाइस जेट एयरलाइन को बंद हुए रूटों पर अच्छा यात्री भार मिल रहा था और उक्त 3 उड़ानों के बंद होने के प्रमुख कारण वायबिलिटी गैप फंड बीजीएफ का भुगतान नहीं होना बताए रहे हैं, जबकि सरकार बीजीएफ उसी स्थिति में देती है जब यात्री कम से कम नुकसान हो रहा हो। जब तक कि वायबिलिटी गैप फंड बीजीएफ का प्रावधान सरकार ने कर रखा था, तब तक निजी विमान कंपनियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया, मगर जैसे ही सरकार ने बीजीएफ में कटौती प्रारंभ की तो प्राप्त यात्री भार होने के बावजूद सदस्य निजी कंपनी स्पाइस जेट 4 शहरों के लिए उड़ान बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं उड़ान मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद हवाई उड़ानों को तुरंत चालू कराएं। धन्यवाद। माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्य लगातार बातचीत कर रहे हैं सदन में। अगर दोबारा बात करेंगे तो नाम लेके इंकित करूंगा। मैंने नाम नहीं लिया अभी। जसवीर सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आप जी ने मैनू एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के उत्ते बोलण का मौका दिता है। सर, पंजाब दे विच काले दौर दे विच कुछ साडे ही बच्चे सी, जदों काला दौर तो चला गया पर बहुत पीड़ा जिहड़ी आ सानू पिछे छड्ड गया। उहदे विच जज्बातां दे विच बह के कुछ साडे बच्चे जिहड़े आ ओह खाड़कूवाद दे विच शामिल हो गए। उहदा नतीजा ये निकलिया कुछ जदों इसदा बुरी तरह फस गए कि वो पुलिस वालों फड़े गए, अदालतां च केस चले, अदालतां ने उन्हां नूं सज़ा भी सुनाई। सर वो अपनी सज़ा पूरी कर गए ने, वो कोई आम अपराधी नहीं, एक जिहड़े जज्बातां दे विच बह गए सन, एक जिन्हां नूं मैं ये कहां कि वो एक सियासी जिहड़ी आ उन्हां दी सोच साडे नाल नहीं सी रलदी, वो सज़ा उन्हां भुगत लियां। पर अज भी परमजीत सिंह, जगतार सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह, गुरबीर सिंह, गुरदीप सिंह, दविंदरपाल सिंह वख-वख देश दीआं जेलां दे विच कैद पूरी करके सर वो जिहड़े आ अज भी जेलां दे विच सड़ रहे आ। मेरी सर तुहाडे राही सरकार नूं अपील है कि इन्हां नूं एक आम अपराधी की तरह ना
एक सियासी अपराधी की तरह डील किया जाए। इन्हां दा चाल चलन जिहड़ा इन्हां ने कैद कट्टी बहुत वधिया रहा। इन्हां ने एक चंगे आचरण का सबूत दिता है। इन्हां नूं राइट ऑफ फ्रीडम इन्हां दे दी कदर की जाए। इन्हां दे ह्यूमन राइट्स का जिहड़ा ख्याल रखा जाए ते इन्हां नूं तुरंत रिहा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र उदयपुर राजस्थान एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई ऐसे मार्ग हैं जो अभी तक 2 लाइन में ही बने हुए हैं, जिससे काफ़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसी के अनुरूप मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्टेट हाईवे नंबर 36 जो उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा तक 2 लेन में बना गया है, इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर 4 लेन में बदलकर उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा रतलाम मध्य प्रदेश तक करवाने का श्रम करावे, जिससे इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आम जनता को एक राष्ट्रीय राजमार्ग का लाभ मिल जाएगा। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैजल जी। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for allowing me to raise a very important issue. The issue is the need of a legislative assembly has been a long cherished and desire of the people of Lakshadweep. So that desire has gone into an inevitable part within these years, sir. The reason why the people, its people and the elected representatives have no say in any of the decisions which is crucial for their existence, sir. For instance, sir, the new panchayat regulation, the mass land acquisition, repealing of the land tenancy regulation 2019, stopping of our 15 years perspective plan in the shipping sector, stoppage of the specialty doctor services, welfare scheme for the farmers and fishermen, employment for labour, sir. All these issues, people have been protesting in the road for the last so many months, and now there is a continuous relay strike going in the capital city for just a single demand, which we are celebrating the 75th year of our independence, where the people of Lakshadweep do not have that software. So my simple submission is that the single demand is to have a legislative system where people's aspirations are discussed and a consultative mechanism is developed so as to ensure the democratic right of the people. My urge with the Home Ministry is that when we celebrate the 75th year of our independence, let the people of Lakshadweep also enjoy the freedom of self-governance. Thank you so much. Chandrasekhar Sau. Thank you, Speaker, sir. Sir, under area expansion for fruit crop and floriculture has been a major component under Mission for Integrated Development of Horticulture, under National Horticulture Mission. And under this, 24 districts of my state are covered. In my state, the maximum cost of cultivation per hectare for high-density mango is 42,000, sir. Papaya is 60,000. Banana is about 10,263. Bulbous flower is about 1.5 lakh. Cut flower is 1 lakh. And spices crop is 30 to 50,000. Out of which 40 to 50% subsidy is provided to farmers to take up the program. Sir, you can imagine how small farmers of my state get the benefits of this program with the high cultivation cost. Sir, I therefore, through you, request the Honourable Minister and the Government to increase assistance under area expansion program so that more farmers, not only of my state but also of the country, get the benefits of mission and double their income. Thank you, sir. श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर, मेरा आज का 0 आवर किसान विमल योजना पे है, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, मैंने आपका टाइम भी लिया था सर, कि महाराष्ट्र में ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में तो दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहाँ का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर, और कल तो हद कर दी। कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर।
और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री, और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र ये कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। कल पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर, ये देश है। और मैं अमित शाह जी को विनती करती हूँ subject is subjudice sir, because the case is in the court sir, it is the Supreme Court. Please don't allow any member from the Maharashtra to speak on this issue sir. Sir, these Maharashtrian politicians, especially from the opposition, are habitual offenders when it comes to lingo cultural syndrome है सर, इनका insecurity है सर। जब भी इनका misrule होता है सर, when they are in power and then where माइक नो अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रियाताई सुळे जो विषय मांडलेला आहे, खास करून महाराष्ट्र कर्नाटक हा प्रश्न मागच्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी सहित मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार अन्यायाने अत्याचार करते, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद केलेला आहे। हा संपूर्ण आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीने एका राज्याच्या मंत्र्यांना आपल्या राज्यामध्ये यायला बंदी करणार हे पहिलं कर्नाटक सरकार आहे। ज्या पद्धतीने कर्नाटकाच्या पोलिसांकडून सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्यायाने अत्याचार केला जातोय त्याचा तर आम्ही धिक्कार करीतच आहोत, पण त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांवर तोडफोडचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। कोई का बयान दर्ज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आपने ये सेंसिटिव विषय है, अब विषय 2 राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो, 2 राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है। नो, राहुल शिवाले, सीपी जोशी, सीपी जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को अनेक सौगातें मिली है जो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिल पाई। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 30 बेड का एक हॉस्पिटल दिया गया, जैसा उदयपुर में 100 बेड का दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि चित्तौड़गढ़ में भी 100 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल बने ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी मात्रा में वहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ कर्मचारी है। तो ऐसे में चित्तौड़ में 100 बेड का हॉस्पिटल बने। और प्रतापगढ़ में सरकार ने ऑफिस को खोल दिया कर्मचारियों के लिए, लेकिन एक मांग और मेरी सरकार से रहेगी कि वहाँ 6 बेड की डिस्पेंसरी खुल जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वहाँ लाभ मिल सके। और रावतभाटा में आरएपीपी का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ भी अगर एक हॉस्पिटल बन जाएगा लेबर विभाग का तो निश्चित रूप से वहाँ हजारों लाखों हमारे श्रमिक भाइयों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज बैठे। पूर्व में ये परंपरा रहा है कि उत्तर पूर्वांचल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो केंद्रीय सरकार है 90% या 80% देती है और उत्तर पूर्वांचल के राज्य 10% या 20% देती है। जब मैंने दरखास्त की रेलवे विभाग से कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में सुंगाजान और टेंगानी में लेवल क्रॉसिंग चाहिए, तो उत्तर आता है रेलवे विभाग से कि पूरा 100% जो फंडिंग है आरओबी या आरयूबी का वो राज्य सरकार से आता है। तो मेरी दरखास्त है कि रेलवे विभाग पुरानी परंपरा के तहत आरओबी और आरयूबी जो उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में है, विशेष रूप से मेरे लोकसभा सुंगाजान और टेंगानी में, उसमें भी 80-20 या 90-10% का फंडिंग का व्यवहार करें। धन्यवाद। गिरीश चंद जी, गिरीश चंद। माननीय अध्यक्ष जी,
आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र नगीना में एक वशीकृत रेलवे स्टेशन है। कोट द्वार से चलने वाली ट्रेन सिद्धवली जनशताब्दी, जिसका नंबर 12037/12038 है, यह वशीकृत रेलवे स्टेशन से होकर पुरानी दिल्ली जाती है। इस क्षेत्र की जनता लगभग 7.5 वर्षों से इस गाड़ी को की वशीकृत स्टेशन स्टॉपेज के लिए साप्ताहिक धरना प्रदर्शन भी चला रहा है, किंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस गाड़ी का स्टॉप अस्थायी रूप से इस स्टेशन पर कर दिया जाए। यदि रेल राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई तो स्टॉपेज को रद्द कर सकते हैं। ये आसपास के रेलवे स्टेशनों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से चाहूंगा कि मेरी मांग है कि जनता की सुगमता के लिए इस ट्रेन को वशीकृत रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज कराया जाए। आपका धन्यवाद। श्री के राम मोहन नायडू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रेल मंत्री जी भी उपस्थित है, तो उन्हीं का मुद्दा है। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश रेलवे जोन का जो मुद्दा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। सर, 3 साल पहले, चुनाव से पहले रेल मंत्री जी जब पीयूष गोयल जी थे, उस टाइम उन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस भी किया था, पर अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। और उसके 2020-21 में बजट का भी आवंटन हुआ, फिर भी 1 पैसा भी उसके ऊपर खर्च नहीं हुआ। पिछले महीने विशाखापट्टनम प्रधानमंत्री जी खुद आए थे। उस टाइम लोगों में इतनी ज्यादा आशा थी कि जरूर उसके बारे में कुछ बोलेंगे या शिलान्यास करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। सर, तो जरूर एक और बार रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके रेलवे जोन को शुरू किया जाए, साउथ कोस्ट रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश। Honorable Speaker, sir, through you, I, on behalf of my party Biju Janata Dal, urge the centre, particularly Honorable Finance Minister, to withdraw the GST on Kendu leaves in greater interest of the livelihood of lakhs of Kendu leaf pluckers and associated staff. Kendu leaves, a minor forest product, is the financial backbone of about 8 lakhs Kendu leaf pluckers, binders and seasonal workers of Odisha, and mostly belonging to the tribal community and the poorest of the poor of society. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Right Act 2006. They have the right to procure and sell these products. 18% GST on Kendu leaves is affecting the trade and livelihood of pluckers. The tax needs to be withdrawn for the greater interest of the poor people in Odisha, particularly tribals. This in turn affects the livelihood of Kendu leaves, pluckers, binders, seasonal workers, and also implementation of social security and welfare schemes for them. Our Honorable Chief Minister of the Odisha state has expressed his concern and also written the same letter to the Centre and Finance Minister. Thank you very much, sir. श्री जगन्नाथ जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जो एक अत्यंत लोक महत्व का विषय है, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में इस बार अप्रत्याशित बाढ़ आई, जिसके कारण 21 जनपद के लगभग 2235 गांव बाढ़ से महरूम हो गए। हमारे सिद्धार्थनगर के 580 गांव, जिसमें इस बार पहली बार हुआ, मतलब मानसून सेशन कभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद कभी बारिश नहीं हुई थी। ये पहली बार अप्रत्याशित बारिश अक्टूबर में हुई और कुछ नेपाल की नदियों का पानी आया, जिसके कारण सड़कें टूट गईं, जिसके कारण एक लगातार 8,730 हेक्टेयर में पूरी फसल खराब हो गई और किसानों के सामने आज ये स्थिति है रबी के लिए। तो मैं मांग करता हूं कि एक केंद्रीय अध्ययन दल जाए, जिससे कि वहां के किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन करके और उन्हें मुआवजा दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक अप्रत्याशित नुकसान हुआ, केवल फसल का नहीं हुआ, घरों का हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया था, बंधे कई टूट गए, कई सड़कें हो गई। हमारा जनपद कई दिनों से प्रदेश से एक तरह से अलग हो गया था, टापू हो गया था। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर मैं चाहता हूँ कि आप दें कि केंद्र से उत्तम कुमार रेड्डी। Speaker sir, through you, I wish to bring a matter of urgent public importance to the Government of India. The people of Telangana are strongly objecting to the auction of 4 coal blocks, Kalyan Kani block, Koyagudam block, Sattupalli block and Savanipalli block.
these coal blocks are co-located with the existing coal mines of a 100-year-old public sector coal mining company, Singareni Collieries Company, which is a profit-making public sector mining company. It has continuous profits for 20 years. In a very irrational and bizarre decision, the government of India has announced auction of the coal blocks adjacent to the Singareni mines coal blocks. The Singareni Collieries Coal Company now supplies coal to the thermal power stations of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal blocks to the Singareni Collieries Company, the coal ministry is putting up for auction, which is an irrational and objectionable decision. We demand that the auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allotted to the public sector company, Singareni Collieries. Sir, I'd like to also bring to the government that the Honorable Prime Minister, during a visit to Telangana last month, had promised that they will not be privatized, but still the government of India is going ahead with the privatization of the coal blocks in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come. He has replied last time, but he's replied that this is a government decision. There is no logic to it. Thank you, sir. I rise to speak about shrimp industry of Andhra Pradesh. Whatever honorable member from Telangana has alleged, it is virtually and factually wrong. The auction process is going on from last 2.5 years, and it is the most transparent system which you have adopted. So far, nobody has alleged anything against the transparent system of auction. And this is also beneficial to the state. If state wants, they can participate, and there are many states, for example, where there is no Bharatiya Janata Party ruling. You please listen. No. आप बोलिए. Sir, first of all, I would like to tell about the auction process. You give me 1 minute, sir. Then auction. I will tell. You tell me, please. You tell me whatever is happening. This is the process of through a transparent auction method is happening. And as far as privatization is concerned, 51% is with Telangana government and 49% is with us. How can you privatize it? And see, this is not the question of allocating the coal blocks. It is through auction. Everybody has to participate through auction. This is the system we have adopted now. And sir, I would also like to tell, in many other states, for example, Chhattisgarh, Jharkhand, there also auction is going on. Those governments are cooperating. What is their problem? And entire revenue, sir, entire revenue through auction, it goes to the state government. The entire auction, it goes to the state government. The people who are in the coal scam, they are talking all these things. इनकी समस्या है कि 51 राज्य को दे रहे हो. जो कोल स्कैम में करोड़ों रुपए का कोल स्कैम किए थे, वो लोग ये ट्रांसफर सिस्टम नहीं चाहते हैं. आपकी सरकार लाओ श्री कृष्णा सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. लंच का समय हो गया. की जरूरत है और हमें अब ज्यादा मौका देंगे और ज्यादा समय. अहमद अशफाक करीम. सर, वेरी ब्रीफली. माननीय सभापति जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल से हमारा ताल्लुक है. मैं आज आपका खैर मकदम करते हुए फख्र महसूस करता हूं. आपकी इज्जत अफजाई करते हुए और जितना सभी माननीय सदस्यों से सुना, और भी फख्र और भी सर ऊंचा होता है.
कुछ रोज कबल आपने मुझे तबादला ख्याल करने का मौका फराहम किया था। आपकी गुफ्तगू से मैंने आपकी काबिलियत और आपकी इल्मी सलाहियत का कायल हो गया और उम्मीद करता हूं कि रैशनल अप्रोच के साथ आपकी सरपरस्ती में ये सदन चलता रहेगा और बहुस्न खूबी आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू। साबिक चेयरमैन की अलविदाई के मौके पर मैंने इसी सदन में कहा था, आप जैसे बावकार लोग बावकार चेयर दूसरों के हवाले कर देते हैं और आज हम सबों के बीच आप सभापति की कुर्सी को जीनत बख्श रहे हैं। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सेहत व आफियत के साथ इस सदन को आगे बढ़ाते रहें और बड़ी खुशी होती है जब मुझे बैठाल कर कोई मेरी तारीफ करता है और सच्चाई बयान करता है और कितना खुश हूं कि आप बैठे इस जीनत भरी कुर्सी पर हैं और सारे लोग आपके ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ये बड़ा ही बहुस्न खूबी का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूं। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहां अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो, और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहां से अवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और यह देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति महोदय, आज हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। क्या आप इस उच्च सदन के सभापति के रूप में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी हमें याद दिलाया कि आज आर्म फोर्सेस फ्लैग डे भी है। तो मुझे याद आ रहा था एक अंग्रेजी फिल्म स्टार वॉर्स, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हुआ था, मे द फोर्स बी विद यू। आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने आपको चक्कर में ना आने की भी सलाह दी। अभी अभी एक युवा सदस्य ने कहा आपकी जिम्मेदारियों के बारे में आपको याद दिलाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि सदन अच्छा बने, अच्छी तरीके से चले। आपकी जिम्मेदारी तो हम सबका ख्याल रखने की है। सदन अच्छा चलना तो हम सबके हाथ में, और मेरा विश्वास है आज जो अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, जिस प्रकार से उत्साह के साथ सबने आपका स्वागत किया है, आगे आने वाले दिनों में हम यही भावना हमारे कार्यकाल में भी रखें, काम में भी रखेंगे। और क्लियरली आपके साथ लगभग सभी सदस्यों का मिलना जुलना हो चुका है। एक ना एक मौके पे हम सब आपको मिल चुके हैं। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इट्स अ जॉय टू बी विद यू, टू मीट यू, टू एक्सचेंज नोट्स विद यू, टू टॉक टू यू। अब पता नहीं वो राजस्थान से आप लेके आए हैं या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर कर दिल्ली आए। पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही विपरीत
परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रैवर्स की है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की, शायद you must have been the youngest to become a senior advocate in the Supreme Court within 11 years of your practice. मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा अलग देखा होगा जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थी, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से ओडिशा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में, आज बताया गया, सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है, और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फोर्स, अ पावर, और वो पावर आपके घर में हमने देखा। हम सबका, मैं समझता हूँ, ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूं बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व, सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा, और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे।